परी को ढूंढकर उसकी भी जान लेना चाहता था ताकि लॉकेट अपनी बीवी के मृत शरीर पर चढ़ा सके। जी हाँ, क्योंकि राजवीर एक डॉक्टर था और वह अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था और जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी को मुखाग्नि नहीं दी थी और उसने कुछ केमिकल्स साथ साथ बर्फ की सहायता से आज तक अपनी बीवी की मृत लाश को अपने पास रखा था और उसके मृत शरीर को उसने जो लॉकेट उन परिवारों की जान लेने के बाद दिए थे वह लॉकेट उसकी लाश को छड़ा दिए थे। लेकिन अभी भी एक लॉकेट बाकी था। राजवीर ने कसम खाई थी कि जब तक वह पूरे लॉकेट अपनी पत्नी के गले में नहीं पहना देता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा, बदला लिए बिना वह सुकून से नहीं रहेगा। वेल, आस्था को अपने दादाजी, अपने भाई और माँ बाप की मौत के बारे में पता चल चुका था और कुणाल और संगीता ने किस तरह से आस्था को बचाया था, किस तरह से एक आदमी ने वहां पर आक्रमण किया था, ये सारी बातें डायरी में लिखी थी। लेकिन असल में मामला उस लॉकेट के पीछे का था। ये बात आस्था को भी नहीं पता थी क्योंकि आस्था को नहीं पता था कि उसमें वह डॉक्टर कौन था। केवल डॉक्टर का जिक्र था लेकिन डॉक्टर का नाम नहीं था। इतना ही नहीं, संगीता और कुणाल ने अपनी डायरी में अधिराज रघुवंशी की जगह मालिक, मालकिन, उनके बेटे बहू इस तरह से लिखा हुआ था। यह बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि उनका क्या नाम था। तो आस्था के लिए पास्ट जानकर भी अधूरा था क्योंकि सब कुछ काफी अधूरा सा नजर आ रहा था। साथ ही साथ आस्था का सर दर्द और बढ़ चुका था क्योंकि सब कुछ जानकर भी उसके लिए यह सच अधूरा था। अब तो उसके हाथों का रोंगटा खड़ा हो गया था यह सोचकर कि उसके माँ बाप की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, जिन माँ बाप ने उसे पाला पोसा उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आस्था के सर पर एकदम से ही बोझ सा बढ़ गया था। आज आस्था को ऐसा लग रहा था मानो एकदम से उसकी पहचान, उसका वजूद बदल गया है। अब आस्था यह आधी अधूरी बात जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू बहते जल्दी उसने वह डायरी वापस से थैले में रख दी थी क्योंकि उसे वह डायरी पढ़ते पढ़ते 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था। तो थोड़ी अपनी पीठ को आराम देने के लिए वह नानी माँ के बेड पर ही लेट गई थी। डायरी पढ़कर आस्था को सिर्फ कुणाल और संगीता के बारे में पता चला था लेकिन ज्यादा खास वह कुछ जान नहीं पाई थी और उसे लेटे हुए मुश्किल से अभी 2 से 3 मिनट हुए थे। तभी अरमान सिंघानिया दंदनाता हुआ उसके पास आ धमका और आस्था को इस तरह से ही लेटे हुए देखकर और साथ ही साथ उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखकर उसकी भौहें तन गई थीं और वह आस्था को घूरते हुए देखकर बोला, यह सब क्या है मिस आफ्त, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कि गेस्ट रूम में सी टीवी नहीं है और मैं आपको देख नहीं पा रहा था? आप जानती हैं मेरी क्या हालत हो गई थी? मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि ना जाने आपको क्या हो गया है। हाँ, जवाब दीजिए मुझे मिस आफत, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? आपके कहने पर ही तो मैं ऑफिस में गया था ना, तो फिर आपको मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए था। अभी आस्था, जो कि पहले से ही परेशान थी, उसके दिमाग में इस वक्त अपने परिवार के बारे में जानने की चिंता थी। अब इस तरह से अरमान की बातें सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था और वह अरमान की ओर देखकर गुस्से से बोली, आपने क्या लगा रखा है? हाँ, क्यों आप हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? अरे हम जानते हैं कि आपको हमारी फिक्र हो रही है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि आप सांस तक लेना भारी कर दें। मैं अकेली रहना चाहती हूँ और आप चाहते हैं कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो भी आप मुझे देखते रहे। हाँ, तो फिर आपको ऑफिस जाने का फायदा क्या बताइए? मुझे आपका ऑफिस जाने का फायदा? क्या मैं जानबूझकर हॉल में नहीं बैठी? जानबूझकर मैं अपने कमरे में नहीं लेटी क्योंकि मुझे पता था कि ऑफिस जाने के बाद भी आप मुझे ही देखते रहेंगे कि मैं कब उठ रही हूँ, कब बैठ रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आई डोंट लाइक दैट मिस्टर सिंघानिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आस्था का इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन देखकर आस्था को इस तरह से तेज आवाज में अरमान से बातें करते हुए सुनकर सभी लोगों का मुंह हैरानी से खुला रह गया था क्योंकि जब अरमान सीधा मेंशन में आया उसने सबसे पहले जाकर हॉल में ही पूछना शुरू कर दिया था, आस्था कहाँ है, बताइए कहाँ है? और सीधा उसने आवाज लगाना शुरू किया, आस्था आस्था। सब आस्था का नाम लेते हुए हैरान हो गए थे कि अचानक से अरमान ऑफिस से कैसे जल्दी आ गया और आते ही इस तरह से आस्था के बारे में क्यों पूछ रहा है। कोई अनहोनी ना हो इसीलिए सब अरमान के पीछे पीछे आ गए थे। तब नानी माँ ने अरमान को बता भी दिया था कि आस्था उसके कमरे में है, तो इसीलिए अब सब नानी माँ के कमरे के बाहर जमा हो गए थे। वहीं आस्था की अब इस तरह की बातें सुनकर सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और साथ साथ आहान तो ध्रुव के सामने रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, ये क्या हो गया? पहले तो मेरे भैया शेर हुआ करता था और मेरी भाभी बकरी हुआ करती थी लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। अब मेरी भाभी शेरनी हुआ करती है और मेरा भाई बकरा बन गया। ऐसा बोलकर आहान बुरी तरह से रोने की एक्टिंग करने लगा था। आहान को इस तरह से एक्टिंग करता हुआ देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं अरमान तो आस्था की बात सुनने के बाद एकदम से चुप हो गया था। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि नानी माँ ने अरमान को पहले ही समझा दिया था, बेटा दामाद जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वक्त आस्था अपनी प्रेगनेंसी के पहले महीने में है और प्रेगनेंसी की हालत में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके मूड स्विंग होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लेकिन आपको इस मामले में अच्छे से सारी चीजों को हैंडल करना होगा। ये कहते हुए नानी माँ अरमान को काफी सारी बातों के बारे में समझाया था। वहीं अरमान अपने आप को कूल डाउन करते हुए प्यार से आस्था के कंधों को पकड़कर बोला, देखो मैं जानता हूँ कि शायद मेरा ज्यादा केयर करना आपको परेशान कर रहा है लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सकता हूँ। आप नहीं जानती, जब मैंने आपको पिछले 2 घंटे से नहीं देखा तो मुझ पर क्या बीती है। मुझे लगा कि कहीं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे कैमरा के सामने रहें लेकिन थोड़ी बहुत देर, आधे घंटे या 1 घंटे के बीच में तो आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती है ना। अब जैसे ही अरमान अपने बड़े ही क्यूट से तरीके से यह बोलना शुरू किया, अब तो आस्था की आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। एक तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने अरमान पर चिल्ला दिया था और अरमान चुपचाप उसकी बात सुन भी रहा था
लेकिन अब अरमान की यह बातें तो उसे और हैरान कर गई थीं। और अरमान की बातें न केवल आस्था बल्कि बाहर खड़े हुए सभी लोगों ने सुन ली थी, क्योंकि नानी माँ का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था। अब तो सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। वहीं दादाजी भी मुस्कुराने लगे थे। तब ध्रुव आहान को कोहनी मारते हुए कहा, अब अपनी यह छिछोरी हरकतें बंद कर, अगर भाई ने देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। तब जल्दी से आहान सीधा होकर खड़ा हो गया था। जल्दी ही अरमान के इस तरह से प्यार से बोलने पर आस्था को अरमान पर बहुत सारा प्यार आया और आस्था ने उसे तुरंत गले से लगा लिया और मन मन में बोली, हमें माफ कर दीजिए अरमान जी, हमें अपना गुस्सा इस तरह से आप पर नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन आस्था अपने पास्ट के बारे में आधा अधूरा सच जानकर काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, क्योंकि उसे डॉक्टर के बारे में तो उसने अपने खूनी को देखा था, लेकिन किसी आदमी ने उसके परिवार की जान ली थी और किसी आदमी ने उसके जन्म देने वाले और साथ ही साथ पालने वाले माता पिता की जान ली थी। तो आस्था अब डेस्परेटली उस आदमी से मिलना चाहती थी। इनफैक्ट उसका इरादा अब तो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका था कि वह हर हाल में अपने गुनहगार को सजा दिलाएगी। अब अंदर से किसी तरह की कोई आवाज न आते हुए देखकर वह सभी अंदर जाकर देखने लगे कि कहीं सब ठीक है या नहीं है। लेकिन जैसे ही वे वहां आते हैं और उन्होंने आस्था और अरमान को एक साथ इस तरह से गले लगे हुए देखा तो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं नानी माँ अपना गला ठीक करने लगी थी ताकि अरमान और आस्था एक दूसरे से अलग हटकर खड़े हो जाए, क्योंकि इस वक्त सभी उन्हें देख रहे थे। अब जैसे ही नानी माँ की आवाज अरमान के कानों में पड़ी, वह घूरकर नानी माँ की ओर देखने लगा था। लेकिन बाकी सबको देखने के बाद अरमान थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया था और बिना कुछ कहे जल्दी ही वह कमरे से बाहर भी निकल गया था। वह समझ चुका था कि अगर अरमान ज्यादा देर यहाँ रुका तो सब लोग उसे छेड़ना शुरू कर देंगे, इसीलिए अरमान जल्दी ही वहां से बाहर निकल चुका था। वहीं आकाश और सुमित इधर उधर देखकर बोले, हम भी चलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है। तब राधिका ने सुमित को एक सपाट सा लुक दिया था। कहीं ना कहीं राधिका की आंखों में अब सुमित को अजनबीपन महसूस होता था, जो कि सुमित टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। वह तो शुरू से यही चाहता था कि राधिका उसे नफरत करे, लेकिन जिस तरह से राधिका प्यार किया करती थी, उसके पीछे पड़ा करती थी, उसे उस तरह से उसके बदले में राधिका का इतना फीका रूखा व्यवहार उसे बहुत ज्यादा अंदर से परेशान करता था। लेकिन उसका पावरफुल ऑरा, उसकी पर्सनालिटी उसे इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वह राधिका को कुछ भी कह सके। अरमान के वहां से जाने के बाद सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए थे। तभी राधिका, रौनक, रश्मि आस्था के साथ रुक गई थी। वह आंखें मटकाकर आस्था को थोड़ा सा छेड़ते हुए बोली, क्या बात है आस्था, जो इंसान सभी लोगों पर हुकूमत करता है उसको तुमने अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। आखिरकार आज यह बात साबित हो ही गई, पति चाहे कितना ही बड़ा शेर क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो वह एक पति ही ना। अब जैसे ही रश्मि ने कुछ थोड़ा सा फनी सा मुंह बनाते हुए यह बोला, आस्था मुस्कुराने लगी और फिर वह खाली खाली नजरों से नानी माँ की ओर देख रही थी। नानी माँ बस चुपचाप आस्था को ही देख रही थी। तभी सबके जाने के बाद नानी माँ के पास आते हुए और बोली, मेरे बच्चे, जानती हूँ कि तुम यह सब कुछ जानने के बाद तुम्हें सब कुछ अजनबी सा और पराया सा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे परिवार का नाम और निशान अब इस दुनिया से मिट चुका है। तुम्हारे नाना एक जान देने वाले बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। मैंने उनकी मदद से रघुवंशी परिवार के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाया। रातों रात रघुवंशी परिवार का नाम और निशान मिट गया था। वहां से तुम्हारे माँ बाप की लाश तो बरामद हुई थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी और साथ ही साथ तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। आस्था नानी माँ की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर उसके भाई और दादाजी के साथ कुछ नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि वे लोग जिंदा हो। हाँ, यह भी तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और तब आस्था को एक एहसास हुआ था कि मानो कि उसका भाई और दादाजी जरूर जिंदा हैं। तब आस्था ने नानी माँ को गले से लगाया और दिलासा देते हुए बोली, हम अभी थोड़ी देर मिलते हैं नानी माँ। ऐसा बोलकर आस्था अब अरमान के पास जाने लगी। क्योंकि उसने अरमान को सबके सामने भला बुरा कह दिया था, तो इसीलिए आस्था को अब रिग्रेट फील हो रहा था। तो थोड़ा सा वह उसे प्यार करना चाहती थी या उससे बातें करके जो भी उसने उन्हें बोला था उसके बारे में अपनी सफाई देना चाहती थी। अब जैसे ही आस्था अरमान के पास पहुंची, अरमान मुंह फुलाकर बालकनी में खड़ा हुआ था, क्योंकि आस्था ने सबके सामने अरमान को डांटा था और सबके सामने अरमान को ओवर पॉजिटिव होने का ताना दिया था। तो इसीलिए अरमान आस्था से नाराज होकर मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था। हालांकि अरमान पर यह सारी चीज सूट नहीं कर रही थी, लेकिन बेचारा आखिरकार एक पति और प्यार करने वाला पति बन गया था, और नॉर्मल प्यार करने वाला नहीं, बहुत ज्यादा ओवर प्यार करने वाला पति था। तो उसके लिए अपनी बीवी का इस तरह से डांट सुनना काफी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त था। वेल, जल्दी ही आस्था ने अरमान को देखा। वह अरमान की बेस्ट काली कॉफी यानी कि ब्लैक कॉफी लेकर वहां आई और टेबल पर रख दी। अरमान को पता चल चुका था कि आस्था इस वक्त कमरे में है, लेकिन उसने मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा। फिर आस्था अपने छोटे छोटे से कदम बढ़ाते हुए सीधा अरमान के पास गई। पीछे से उसने अरमान को जोरों से गले से लगा लिया और उसकी पीठ को गले से लगाकर सॉफ्ट वॉइस में बोली, आई एम सॉरी हबी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। वेल, जल्दी ही आस्था ने अरमान को देखा। वह अरमान की बेस्ट काली कॉफी यानी ब्लैक कॉफी लेकर वहां आई और टेबल पर रखी। अरमान को पता चल चुका था कि आस्था इस वक्त कमरे में है, लेकिन उसने मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा। फिर आस्था अपने छोटे छोटे से कदम बढ़ाती हुई सीधा अरमान के पास गई। पीछे से उसने अरमान को जोरों से गले से लगा लिया और उसकी पीठ को गले से लगाकर सॉफ्ट वॉइस में बोली, आई एम सॉरी हब्बी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। पता नहीं हमें क्या हो गया है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन सा हो रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे और हमें माफ कर देंगे। अब जैसे ही आस्था ने थोड़े से प्यार से ये सारे इमोशंस बताए, अरमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने फटाफट पीछे मुड़कर आस्था को अपने सीने से लगा लिया था और उसके होंठों को चूम कर बोला, कोई बात नहीं वाइफी,
वैसे भी मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी वाइफ एक नंबर की आफत है और वह कब क्या करती है उसे खुद पता नहीं होता है। तब आस्था अरमान के बटन के साथ खेलते हुए बोली, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तब आस्था बड़ी ही मोहब्बत और शफकत से बोली, हम अकेले घर में इस तरह से नहीं रह सकते हैं। ऊपर से हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा मूड स्विंग होता है, इसीलिए हम कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, लेकिन इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें कॉलेज में भेज दूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम आए। आस्था अरमान की ओर देखते हुए क्यूटली बोली, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं, इसीलिए आप हम पर इतनी सी भी आंच नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन आपको हमारी बात भी तो समझनी होगी ना। और प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कॉलेज जाना चाहते हैं, हमारे घर पर दिल नहीं लग रहा है। आपने हमें पढ़ाई करने की इजाजत दे दी है, साथ साथ हमें हमारा सपना पूरा करने के लिए इजाजत दी है, लेकिन यह इजाजत अधूरी है। हम इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, और अगर हमें लगेगा कि हमें अब आराम करना है तो हम आराम करेंगे, पर प्लीज हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। सारी बात बोलकर आस्था ने गहरी सांस ली थी, क्योंकि वह जानती थी कि अरमान आस्था को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। वह उसे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता था। और फिर जब से अबीर सिंह राठौड़ का मसला हुआ था, तब से तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह आस्था को मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने आस्था को एक सपाट लुक दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज में जाने की इजाजत दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद कॉलेज में जाकर अच्छी तरह से अपनी तहकीकात करना चाहता हूँ। अगर मुझे लगा कि कॉलेज तुम्हारे लिए सेफ है तो मैं तुम्हें कॉलेज भेजूंगा, वरना मैं तुम्हें कॉलेज नहीं भेजूंगा। अब अरमान की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर खुशी वाली चमक आ गई थी, और उसने तुरंत अरमान को जोरों से गले से लगाकर खुद से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगी। आस्था के ऐसा करने पर अरमान का चेहरा भी एकदम गुलाब की तरह खिल उठा था। वहीं अरमान के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, क्योंकि अरमान रियलिटी में जीता था और वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बीवी के लिए क्या सेफ है क्या नहीं है। भले ही आस्था मेडिकल कॉलेज जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी कितने हादसे हो रहे थे, यह बात वह अच्छी तरह से जानता था, और स्पेशली लड़कियों के साथ। इसलिए अरमान आस्था की जिंदगी के साथ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिलहाल अब आस्था के इस तरह से बातें करने पर और साथ ही साथ नानी माँ की बात याद आने पर इस वक्त वह किस तरह की मूड स्विंग्स में जिद कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, ये सारी बातें सोचकर अरमान ने डॉक्टर रश्मि से बात करने का फैसला कर लिया था, और जल्दी ही अरमान डॉक्टर रश्मि के साथ मौजूद था। आस्था को आराम करने का कहकर वह डॉक्टर रश्मि के पास चला गया था और उसे कहना शुरू कर दिया, क्या आस्था का इस हालत में कॉलेज जाना सही रहेगा। तब डॉक्टर रश्मि ने भी आस्था के बारे में बातें करते हुए कहा, देखिए, जितना वह लोगों से मिलेगी, जुड़ेगी, साथ ही साथ अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी का काम करेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी, तो वह बिल्कुल हेल्दी रहेगी, कोई मसला नहीं है। और अगर वह कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है तो आप करवा सकते हैं, और अगर कुछ कोई परेशानी होगी तो उसके लिए रौनक है ना, वह हमें इन्फॉर्म कर देंगी, और साथ ही साथ मैं भी उसे 24 घंटे कनेक्ट रहूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसा बोलकर रश्मि ने अरमान को बता दिया था कि वह आस्था को कॉलेज जाने की इजाजत दे सकता है। रश्मि की बात सुनकर अरमान थोड़ा सा कन्विंस हुआ था, और उसने सोचा कि एक बार वह पहले जाकर खुद कॉलेज में अच्छी तरह से सारी चीजों की तसल्ली कर ले, उसके बाद वह आस्था को कॉलेज जाने देगा या नहीं जाने देगा, इसके बारे में सोचेगा। इसके लिए अरमान ने फटाफट से अपनी कुछ खबरियों को काम पर लगा दिया था, और देव को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी थी कि वह जाकर अच्छी तरह से आस्था के कॉलेज को चेक करे कि वहाँ पर कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा सके या कुछ भी। इसीलिए हर तरह से उसकी जांच की जाए। उसके बाद वह 3 दिनों तक अच्छी तरह से पहले कॉलेज की जांच करेगा। उसके बाद अरमान उसे वहां जाने की इजाजत देगा। साथ ही साथ अरमान के वहां से जाने के बाद रश्मि ने रौनक को भी बता दिया था कि अब आस्था कॉलेज ज्वाइन करेंगी। तो रौनक के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जब से आस्था कॉलेज से गई थी उसका बिल्कुल भी कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। लेकिन अब तो एक बार फिर से आस्था ने अपने प्यार से अरमान को कन्विंस कर लिया था, और प्यार में इतनी ताकत थी कि वह बड़े बड़े चीज को पिघला सकता था। तो यह तो फिर अरमान सिंघानिया का दिल था, जिसे आस्था बहुत पहले ही जीत चुकी थी। वेल, जल्दी ही अरमान ने आस्था को कॉलेज में जाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि वह आस्था को इस हालत में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। और जब से आस्था स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी, तो तब से उसे आस्था की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी थी, और अरमान अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी आस्था और अपने बच्चों पर वह इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और वह यह समझ चुका था कि यह आस्था की खुशी कॉलेज जाने में है। तो इसीलिए अरमान ने अपनी अच्छी तरह से तहकीकात करने के बाद साथ ही साथ प्रोफेसर तक को अपना आदमी बनाकर वहां भेजकर उसने पूरे कॉलेज को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था। वह सिर्फ और सिर्फ आस्था को खुश देखना चाहता था, इसीलिए आस्था के लिए किसी भी तरह की वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसने पूरा इंतजाम कर दिया था। नानी माँ को जैसे यह पता चला कि आस्था एक बार फिर कॉलेज जाने की जिद करती है और इस बार उसके पति अरमान खुद उसे कॉलेज भेजना चाहते हैं, तो नानी माँ की आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि नानी माँ समझ चुकी थी कि आस्था का कॉलेज ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। आस्था डेस्परेटली उसे डॉक्टर को ढूंढना चाहती थी, जिस डॉक्टर ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दिया है और उसे उसकी असली पहचान छीनी थी। इसीलिए अब आस्था हर हाल में उस डॉक्टर तक पहुंचना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अविनाश रघुवंशी इस वक्त अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग फाइनलाइज कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसकी सेक्रेटरी उसके पास आई। अविनाश ने केवल एक नजर उठाकर एंजल की ओर देखा और अपने एक्सप्रेशन बिगाड़ते हुए बोला, बोलो क्या काम से लाई हो यहाँ पर?
तब एंजेल ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं पहली बार इंडिया आई हूँ और मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ। प्लीज आप एक दिन की छुट्टी निकालकर और मुझे इंडिया घुमाने ले चलें। एंजेल ने यह बड़े ही हक से कहा था। हालांकि एंजेल ने जब अपनी सेक्रेटरी की जॉब अविनाश से हासिल की थी तो तब उसने अपना फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो बताया था। साथ साथ यह बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो यह जॉब करना चाहती है। और अविनाश ने उसे तरस खाकर रख भी लिया था। लेकिन अब पूरे 5 सालों में अविनाश से इतना ज्यादा घुल मिल गई थी कि वो से ऑर्डर तक देने लगी थी। तब अविनाश ने मुंह पिचकाकर कहा, तुम जानती भी हो किसके सामने खड़ी होकर क्या बात कर रही हो? ये क्या तरीका हुआ अपने बॉस से बात करने का? अविनाश ने तुरंत एंजेल को फटकार दिया था और एंजेल तुरंत अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में खुद से बोली, मैंने क्या कर दिया? मुझे इस तरह से एटीट्यूड में अपने बॉस से बात नहीं करनी चाहिए थी, वरना यह मुझे उठाकर जॉब से बाहर भी फेंक देगा और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तब एंजेल जल्दी से अपनी बात को करेक्ट करते हुए हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं नहीं बॉस, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज मुझे इंडिया घुमा कर लेकर आइए, प्लीज प्लीज। ऐसा बोलकर एंजेल ने जल्दी ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तब अविनाश के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान थी, क्योंकि अविनाश का भी एक मकसद था जिसे वह पूरा करना चाहता था और अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसके दादाजी जो कि अपाहिज थे और व्हीलचेयर के अधीन हो गए थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक लौती ख्वाहिश बची थी कि वह अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपनी पोती को देखना चाहते थे। इसीलिए अविनाश ने पिछले 15 सालों से जो लीड के थ्रू उसने हर जगह तहकीकात की थी और उसे गौरी के बैंगलोर में होने का क्लू मिला था, तो इसीलिए वह यहाँ बैंगलोर में गौरी को ढूंढने के लिए आया था। क्योंकि लास्ट टाइम गौरी ने वह पेंडेंट जब पहना था तब उसका एक छोटा सा अबीर सिंह राठौर से एक्सीडेंट हुआ था और होटल में वह वेटर उसका पेंडेंट लेना चाहता था। तभी होटल के सीसीटीवी में आस्था का वह लॉकेट कैप्चर हो गया था, जिसकी वीडियो एक वेटर ने सोशल मीडिया पर लाइव कर दी थी और उसे लॉकेट को देखते ही अविनाश रघुवंशी ने पहचान लिया था कि यह पेंडेंट वही लॉकेट है जो कि उसकी बहन के पास था, यानी कि गौरी के पास था, तो जिसे वह हर हाल में ढूंढना चाहता है। और वही लॉकेट को उस डॉक्टर राजवीर ने भी देख लिया था, तो इसीलिए वह भी पागलों की तरह पूरे शहर में उस लॉकेट वाली लड़की को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज में आस्था का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह लॉकेट साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी बदौलत अब अविनाश बैंगलोर में आया था और इसीलिए उसने हर जगह जाकर आस्था को ढूंढना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वह होटल में भी पहुंचा था, जिस होटल की सीसीटीवी फुटेज वहां के एक वेटर ने सोशल मीडिया पर डाली थी। लेकिन सुमित ने वक्त रहते सारी फोटोज जो वहां से हटा दी गई थी, लेकिन फिर भी उस वक्त अविनाश वह फुटेज देख चुका था, तो इसीलिए वह यहाँ आया था। वेल, अब एंजेल के इस तरह से बोलने पर कि वह इंडिया घूमना चाहती है, अविनाश ने उसे एक सपाट लुक दिया और कुछ सोचते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो तुम उनके घर भी कुछ दिनों के लिए जाकर रह सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारी सैलरी कट नहीं करूंगा। अब जैसे ही अविनाश ने यह कहा, एंजेल का पूरी तरह से मुंह बन गया था। एंजेल इंडिया घूमना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अविनाश के साथ। लेकिन उसके यह कहने पर कि वो अगर इंडिया घूमना चाहती है तो वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा सकती है और वहां से जाकर घूम सकती है, तो उसका मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था। लेकिन वह अविनाश को सब उसके मुंह पर कुछ नहीं कह सकती थी और वह हड़बड़ाहट से बोली, नहीं नहीं सर, हाँ मैं घूमना चाहती हूँ, लेकिन इतना डेस्परेटली भी घूमना नहीं चाहती हूँ कि मुझे काम ही छोड़ना पड़े। कोई बात नहीं, मैं बिना घूमे रह सकती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं काम करूंगी। लेकिन तब तक अविनाश चेयर से उठते हुए बोला, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, आप आज के आज ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही हैं, क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम के चक्कर में आपका इस तरह से घूमना खत्म नहीं करवा सकता हूँ। तो इसीलिए आप पूरा 1 हफ्ते का ऑफ ले सकती हैं और उसके बाद यहाँ आ सकती हैं। अब मेरा डिसीजन ले चुका हूँ और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अविनाश रघुवंशी अपना डिसीजन किसी भी कीमत पर नहीं बदलता है। अब जैसे ही अविनाश ने यह कहा, एंजेल ने खुद के सर पर एक चपेट लगा दिया कि ना तो घूमने की बात कहती और ना ही 1 हफ्ते के लिए अविनाश उसे खुद से दूर करता। अब तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अविनाश ने फैसला कर चुका था और उसका फैसला बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसीलिए अपने मन में अविनाश को कोसकर एंजेल अपनी पैकिंग करने लगती है और एक नजर अविनाश की ओर देखकर मन ही मन में उसे कोसते हुए बोली, अखडू कहीं का, एक बार मैं इसकी बीवी बन जाऊं फिर बताऊंगी इसको। वेल, जल्दी ही वह वहां से निकल गई थी। वहीं एंजेल के जाने के बाद अविनाश ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर जल्दी ही एक बार फिर से गौरी की फोटो में खो गया था। आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थीं और वह सरप्राइज होकर बोली, लेकिन आपने कॉलेज क्यों खरीद लिया? हमने आपको कॉलेज खरीदने के लिए थोड़ी ना कहा था, हमने तो सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कहा था। वहीं नानी माँ मुस्कुराने लगी और मन में सोचने लगी, वाकई मेरी गौरी ने जरूर कुछ न कुछ पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में अरमान जैसा पति मिला। तो यह मुस्कुराते हुए दूर से ही अपनी ब्लाउज लेकर वह दोनों मियाँ बीवी के बीच से सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ने थोड़ा आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया और मधोशी भरी आवाज में बोला, मैं आपके लिए कॉलेज तो क्या पूरे शहर को खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। अरमान की यह बातें आस्था की आंखों को भीगा गईं और उसने अपना सिर अरमान के सीने में छुपा लिया था और अरमान मुस्कुराते हुए आस्था को अपने बेडरूम में ले आया, उसके ठीक बराबर में लेट गया था।
उसका हाथ पकड़कर अरमान ने अपने चेहरे पर रख लिया और अपना हाथ आस्था के पेट पर रख लिया था। आस्था अरमान के इस एक्शन को देखकर हैरान थी, क्योंकि अरमान भले ही नॉर्मल और जेंटल वे में आस्था से पेश आ रहा था, लेकिन कुछ तो था जो आस्था को परेशान कर रहा था। आस्था ने सोचा कि शायद वह अपने पास्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही है। शायद इसीलिए अरमान की हरकतें कुछ खास पसंद नहीं आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अरमान आस्था के पेट पर अपना हाथ फेरता रहा और फिर अचानक अरमान उठा और अपने होठों को आस्था के पेट पर रख दिया और वहां पर किस करने लगा था। आस्था हैरान हो गई, सोचने लगी कि शायद अरमान को पिता बनने की कुछ ज्यादा ही खुशी है, इसीलिए वह उसके साथ इतना ज्यादा प्यार से पेश आ रहा है। और जिस तरह से आस्था ने अरमान पर चिल्लाया था, लेकिन बदले में अरमान ने आस्था को सिर्फ प्यार ही प्यार किया था, तो कहीं ना कहीं आस्था खुद को खुशनसीब भी समझ रही थी। अरमान कितनी ही देर तक आस्था के पेट पर ही किस करता रहा। आस्था चौंक गई, उसे तो लगा कि शायद आगे बढ़ेगा, जैसे वह उसे प्यार करता है इस तरह से फिर प्यार करेगा, लेकिन यह क्या? अरमान तो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आस्था के पेट पर ही चूमता रहा। तब आस्था ने हल्का सा अपने हाथ अरमान के बालों में घुमा दिए और फिर अरमान की ओर देखकर बोली, आप क्या कर रहे हैं अरमान जी? कब तक इस तरह यहाँ चूमते रहेंगे? तब आस्था की आवाज सुनकर अरमान अपने ख्याल से बाहर आया और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी देर से आस्था के पेट को किस कर रहा है। इतना ही नहीं, आस्था के नाभि के पास का सारा हिस्सा एकदम लाल हो गया था। तब अरमान तुरंत अपना हाथ आस्था के पेट पर फेरने लगा और फिर उसके पास आकर उसके होठों को किस करने लगा था। अरमान बड़े ही जेंटल वे में आस्था को प्यार कर रहा था, ताकि आस्था के पेट पर बिल्कुल भी जोर ना पड़े, किसी तरह का कोई भी उसे हर्ट ना हो। आस्था अरमान के प्यार से मुस्कुरा भी रही थी। अरमान ने कितनी ही देर तक आस्था को प्यार किया था, लेकिन उसने साथ किसी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए थे, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने अरमान को साफ साफ बता दिया था कि आस्था ज्यादा मजबूत नहीं है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वह कमजोर है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते उसे आस्था से दूरी बनाकर रखनी होगी। हालांकि यह दूरी अरमान को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए अरमान सब कुछ करने के लिए तैयार था। आस्था की खूबसूरती ही ऐसी थी कि उसके करीब जाने के बाद अरमान खुद को रोक नहीं पाता था और वाइल्ड हो जाता था। लेकिन अब तो जैसे तैसे उसने खुद को रोक रखा था। आस्था को किस करने, ढेर सारा प्यार करने के बाद उसने आस्था की ओर हसरत भरी नजरों से देखकर कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है आफत, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करूं। बस दिल करता है बस तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारे कदमों को जमीन पर ना रखने दूं और हमेशा तुम्हें अपनी गोद में उठाए रखूं। दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। तुम्हारे होंठ हिलने से पहले जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हें ला कर दे दूं। ऐसा बोलकर अरमान बहुत सारा प्यार आस्था को जता रहा था। वहीं आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी, वह केवल मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और जबरदस्ती की बनावटी मुस्कुराहट अरमान को दिखा रही थी। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो आस्था को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। आस्था ने सोचा कि शायद वह अपने पास्ट की वजह से खुश नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब आस्था ने डिसीजन लिया कि वह सबसे पहले अपने पास्ट का ही रोड़ा खत्म करेगी। अपने पास्ट का रोड़ा अगर वह एक बार खत्म कर देती है तो वह आसानी से अरमान के प्यार को महसूस कर सकती है। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए आस्था ने अपनी आंखें बंद की थीं। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसी हो और मेरी बेटी बिल्कुल तुम पर जाए। मेरी बेटी भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत होगी, तुम्हारी जितनी मासूम होगी। आस्था शक भरी अंदाज में देखकर बोली, लेकिन बेटा भी तो हो सकता है। अरमान जी, ये क्या आपने कब से बेटी बेटी बोले जा रहे हैं? बेटा भी तो हो सकता है, और हो सकता है कि वो आपके जैसा ही हैंडसम हो। आस्था ने जैसे ही यह बताया, अरमान का चेहरा एकदम ही डार्क हो गया था और अचानक उसने आस्था के हाथों को झटक दिया था और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया था। आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव से हैरान हो चुकी थी। अरमान को क्या हुआ और उसने ऐसा क्या कह दिया कि अरमान को इतना बुरा लग गया कि वह उसे छोड़कर बाहर चला गया? आस्था अरमान के इस बर्ताव के बारे में कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपना सर झटक दिया। उसने सोचा कि शायद अरमान को कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए जल्दी में इस तरह से बिना एक्सप्रेशन दिए निकल गए होंगे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान के आदमी किसी भी पल उन आदमियों पर हमला कर सकते हैं जो आदमी अबीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि उसे तो हर हाल में आस्था के आसपास रहना था। आस्था से दोस्ती की शुरुआत वह कर चुका था, लेकिन इतनी जल्दी वह पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि आस्था के करीब पहुंचने का उसे रास्ता मिल चुका था, दोस्ती का रास्ता। उसने आस्था को जबरदस्ती डांट कर, फटकार कर हर तरह से देख लिया था और अरमान किस तरह से आस्था के साथ था वह भी यह जानता था। इसलिए अबीर सिंह राठौड़ ने दोस्ती का रास्ता चुना, क्योंकि अगर वह दोस्त बनकर आस्था की जिंदगी में जाएगा तो एक दिन जरूर आस्था उसकी मोहब्बत को कबूल करेगी और वह दिन अबीर सिंह राठौड़ के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ अब अबीर सिंह राठौड़ के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था और जल्दी अपने सेक्रेटरी अजीत के हाथों आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान की प्रोफेशनल ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेज दिया था, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि उन लोगों को अबीर सिंह राठौड़ के आदमियों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने सभी आदमियों के साथ अरमान के सामने सरेंडर हो जाएगा और एक बार फिर अरमान को उसकी डेविल किंग की कुर्सी सौंप देगा। यह ईमेल आईडी उसने उन तक पहुंचा दी थी। वह जानता था कि जब तक वह ऐसे ही कुछ कुर्बानियां नहीं देगा तो वह आस्था के करीब नहीं जा पाएगा और वह हर हाल में आस्था के करीब जाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर वीर अपने पिता के ठीक सामने बैठा हुआ था। वीर घूर कर अपने पिता अमरेश को देख रहा था, क्योंकि अब वीर के सामने अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ की भी पास्ट की सारी सच्चाई आ चुकी थी। फ्लैशबैक।
किस तरह से अमरीश ने अपने कंपटीटर अभिमान यानी कि अरमान के पिता के कॉलेज में कंपटीशन किया करता था, लेकिन अभिमान पढ़ाई में और हर चीज में एकदम स्मार्ट और तेज था, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लड़का था। तो कॉलेज की सारी लड़कियां हो अभिमान के आसपास ही घुमा करती थीं, और ऊपर से अभिमान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और जिसकी वजह से सभी प्रोफेसर उसे बेहद पसंद किया करते थे। लेकिन ये बातें, तारीफें अमरीश की आंखों में चुभा करती थीं। हालांकि अमरीश ने अभिमान से दोस्ती का नाटक किया, और दोस्ती के आड़ में उसने सबसे पहले अभिमान को पढ़ाई से दिल हटाया, उसे शराब वगैरह की लत लगा दी। लेकिन जब तक अभिमान को होश आया तब काफी देर हो चुकी थी, और उसकी पढ़ाई का करियर खत्म हो चुका था। तो इसीलिए उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने काम धंधे पर ध्यान देने लगा था। लेकिन इस बीच वसुंधरा, जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, वह अभिमान के प्यार में पड़ चुकी थी, और उन दोनों ने शादी कर ली थी। फिर एक दिन जब अमरीश, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, उसने वसुंधरा और अभिमान को एक साथ देखा तो उसके खून में आग लग गई थी। भला इस तरह से एक बेरोजगार आदमी की जिंदगी इतनी खुशहाल कैसे हो सकती है? क्योंकि अभिमान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसने कुछ नहीं किया था, क्योंकि अभिमान की वजह से बचपन से लेकर उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि सब लोग शुरू से ही अभिमान की तारीफ किया करते थे। अमरीश के माता पिता भी अभिमान को सपोर्ट किया करते थे, उसकी मिसालें उसे दिया करते थे। तो उसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी, जिसका बदला उसने अभिमान को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड करवा कर ले लिया था। लेकिन अब उसकी शादीशुदा लाइफ इतनी खुशहाल देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया, और उसने वसुंधरा को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था, जिसमें अमरीश काफी हद तक कामयाब हो गया था। फ्लैशबैक एंड। लेकिन फिर भी अमरीश ने भले ही रोकर गिड़गिड़ाकर अरमान के सामने से अपने बेटे की जान बचा ली हो, लेकिन अभी भी अमरीश के पास तृप्ति का एक ऐसा सिक्का था, एक ऐसा पहलू था, जिसके बाद वह अरमान सिंघानिया को घुटनों के बल बैठा सकता था। लेकिन अभी इस वक्त अमरीश कमजोर था, तो इसीलिए वह किसी तरह की कोशिश करने के बजाय सीधे सीधे तरीके से पहले अपने बेटे वीर की जिंदगी को सुरक्षित करना चाहता था। तब वीर ने अपने पिता की ओर देखकर बोला, मेरी माँ कहाँ है? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब अमरीश वीर की ओर देखकर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, मुझे लगता है कि उस औरत से तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी वह औरत पागल हो चुकी है, और वह हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल सोचो और चलो यहाँ से। तब वीर ने घूरते हुए अपने पिता की ओर देखकर कहा, मेरी माँ पागल नहीं हो सकती, और उनके जैसी शातिर औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। जो औरत इतनी शातिर है वह भला पागल कैसे हो सकती है? कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। अब वीर मेंटल हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था, और जैसे ही वीर वहां गया, वहां अलग तरह का हल्ला मचा हुआ था। वसुंधरा ने एक औरत को काफी कंधों पर दांत से काट लिया था, और वह औरत बुरी तरह से रो रही थी। तो सभी वसुंधरा को इस वक्त एक अलग सेल में रखा गया था। अब वीर के इंसिस्ट करने पर डॉक्टर ने उसे वहां जाने की इजाजत तो दे दी थी, साथ साथ उसे हिदायत देते हुए कहा कि वो औरत पागल हो गई है और वह तुम पर हमला भी कर सकती है। वीर डॉक्टर की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसके मन में क्या है क्या नहीं है। इसीलिए वीर जल्दी ही अपनी माँ की सेल में मौजूद था। वहीं वसुंधरा ने जैसे ही वीर को देखा तो वह उसे दांत काटने के लिए आगे आती है, लेकिन वीर ने तुरंत अपनी माँ के हाथों को पकड़ लिया और अपनी माँ के चेहरे की ओर देखकर फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मॉम प्लीज यह नाटक बंद कीजिए, और मैं यहाँ से और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और हाँ, अगर डैड का अटेंशन पाने के लिए आप ये सब ड्रामा कर रही हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डैड ने ऑलरेडी आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जाने का प्लान बना लिया है, और वह मुझे लेकर इस शहर को छोड़कर जाना चाहते हैं। जैसे ही वीर ने सपाट चेहरे के साथ यह बताया, वसुंधरा, जो कि अभी अपने पागलपन के कैरेक्टर में पूरी तरह से डूबी हुई थी, अब सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वीर को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले वसुंधरा अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी, कभी गोल गोल अपनी आंखों को घुमा रही थी, कभी अपने बालों को नोच रही थी। जब वीर की इस तरह की बातें सुनी तो उसने एकदम से ही अपना चेहरा डार्क कर लिया था और वीर की ओर देखकर गुरूर भरी आवाज में बोली, तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? वैसे भी वसुंधरा को किसी की रहम कर्मों की कोई जरूरत नहीं है, वो इस सिचुएशन में वसुंधरा अपना ख्याल रख सकती है। यह बोलकर वसुंधरा वीर को घूरने लगी थी। वीर अपनी माँ की एकदम ऐसी आवाज सुनकर जोरों से हंसने लगा और अपनी मोम को गले से लगा लिया था और खुश होकर बोला, मैं अच्छी तरह से जानता था मेरी माँ पागल नहीं हो सकती। अरे मेरी मोम दूसरों को पागल कर सकती है, भला मेरी मोम खुद कभी पागल नहीं हो सकती है? यह कहकर वीर जोरों से हंसने लगा था। बस वसुंधरा के चेहरे पर भी अब अजीब सी घमंड भरी मुस्कुराहट थी। तभी वीर अपनी माँ के कंधों को पकड़कर बोला, आपने समय रहते अगर पागल बनने का नाटक नहीं किया होता तो शायद हम सबकी मौत हो चुकी होती। वह अरमान सिंघानिया हम सबको बड़ी बुरी मौत दे चुका होता, लेकिन आपने वक्त रहते पागल बनने की एक्टिंग करके मेरे साथ साथ डैड की और अपनी भी जान बचा ली है। लेकिन हम अरमान सिंघानिया पर अब इस तरह से हमला करेंगे कि वह सोच भी नहीं सकेगा। और वैसे भी खबर मिली है कि अरमान सिंघानिया बाप बनने वाला है, तो इस वक्त अगर हम उसकी बीवी पर हमला करते हैं तो उसको चोट बहुत गहरी लगेगी। अरमान सिंघानिया बाप बनने वाला है, इस वक्त अगर हम उसकी बीवी पर हमला करते हैं तो उसको बहुत गहरी चोट लगेगी। और वैसे भी यह सब कुछ उसकी बीवी की वजह से हुआ है, और वैसे भी इतनी खूबसूरत औरत का उसके पास नहीं रहना चाहिए। मुझे अरमान की बीवी चाहिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अरमान का बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। वीर अपनी माँ की ओर देखकर यह सारी बातें बता रहा था। वसुंधरा के चेहरे पर भी मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी, और साथ ही कुछ ऐसे प्लान थे जिनके थ्रू वह अब अरमान की जिंदगी तबाह और बर्बाद करना चाहती थी। फिलहाल के लिए उसने वीर को समझा दिया था कि उसे अमरीश रायचंद से क्या कहना है, क्योंकि अमरीश रायचंद को अपने प्लान में शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अमरीश ने शुरू से ही वसुंधरा को धोखा दिया और अब वह उसे किसी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती थी।
वहीं दूसरी ओर ध्रुव रौनक और राधिका को रश्मि के फ्लैट में छोड़ने आया था और वह उन्हें अपना नंबर देते हुए बोला, कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तब राधिका ने ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए कहा, रियली तुम बहुत ही स्वीट हो, बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसे। जैसे ही राधिका ने यह कहा, ध्रुव भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और उसने राधिका को गले से लगा लिया और जल्दी ही उन्होंने ध्रुव को वहां से जाने की इजाजत दे दी। रौनक और राधिका ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल दोनों अपना सामान अनपैक करने लगे। आखिरकार दोनों को अब वहीं रहना था। वहीं दूसरी ओर एंजल सीधा अपने चाचा जी के घर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे अपने चाचा जी के घर का एड्रेस अच्छी तरह से पता था, क्योंकि रिश्तेदारों में से एक दूर के चाचा उसके बेंगलुरु में रहा करते थे। उनका एड्रेस उसके पास था। जैसे ही एंजल वहां गई, उसने जल्दी ही उनके घर की डोर बेल बजाई। उसने देखा कि खूबसूरत से इंडियन ड्रेस में एक नकछड़ी सी लड़की उसकी ओर घूर रही थी। वो एंजल की खूबसूरती को देखकर हैरान हो गई और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और किससे मिलने के लिए आई हो? तब एंजल उसकी ओर मुस्कुराकर देखकर बोली, मेरा नाम एंजल है और मुझे लगता है कि तुम जरूर डिंपल होंगी। जी हाँ, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि डिंपल ही थी। डिंपल वही लड़की थी जो ध्रुव से बेहद चिढ़ा करती थी और जिसे ध्रुव ने हाल ही में एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। जैसे ही उस लड़की ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह एंजल है, डिंपल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने एंजल को भी गले से लगा लिया और खुश होकर बोली, एंजल दीदी आप यहाँ आइए प्लीज। आप जानती हैं कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। आप विदेश में रहती हैं और मैंने अपने सभी दोस्तों को आपके बारे में बता रखा है, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। प्लीज 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 आइए। ऐसा बोलकर जल्दी ही वह अपने बंगले के अंदर एंजल को लेकर आ गई और एंजल मुस्कुराकर सबसे मिलने लगी। परिवार के नाम पर सिर्फ डिंपल के पिताजी ही थे। माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। वहां पर एक उनकी काफी पुरानी नौकरानी और साथ ही उनके बगीचे की देखभाल करने वाला माली रहा करते थे। डिंपल आर्थिक रूप से बेहद मजबूत थी। उसकी अच्छी खासी आर्थिक स्थिति थी, इसीलिए उसने ध्रुव को फटीचर और गरीब समझकर रिजेक्ट कर दिया था। जैसे ही एंजल वहां आई, क्योंकि एंजल को यह भी पता था कि उसके मुंह बोले चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी अभी कोई सर्जरी हुई है, तो इसी बहाने से वह उनसे मिलने के लिए वहां आ गई। एंजल ने वहां आकर जल्दी ही डिंपल और चाचा जी के हाल चाल लेना शुरू कर दिया और दोनों ही काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। एंजल के नाम से वह अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को काफी रौब जमाया करती थी। कितने अमीर लोग उनके विदेश में भी रहते हैं। तब डिंपल ने एंजल से सवाल पूछा। तब एंजल ने बताया, यार क्या बताऊं, मैं यहाँ पर अपने बॉस के साथ आई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है यह शहर घूमने के लिए, और अब मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे छुट्टी मिल ही गई है तो क्यों ना मैं शहर को घूम लूं। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? और वैसे भी अंकल तो शायद कहीं जा नहीं पाएंगे, उनकी हालत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो तुम कैसे आ सकती हो? तभी डिंपल चहकते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अस्पताल से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेंगे और आपको पूरा शहर घुमाएंगे। आप प्लीज परेशान मत हो। और रही बात पापा की, पापा तो वैसे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन रमेश काका है ना, वह उनका ख्याल रख सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तब एंजल मुस्कुरा देती है और अभी के लिए डिंपल एंजल को उसका कमरा दिखा देती है। डिंपल बहुत खुश थी। साथ ही अब डिंपल के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था ध्रुव से बदला लेने का, क्योंकि वह जानती थी कि एंजल कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, कितनी ज्यादा पावर पोजीशन उसके पास है, तो वह अब ध्रुव को अच्छा खासा एंजल के द्वारा सबक सिखा सकती है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह आइडिया था और वह सोचने लगी कि उसे आगे क्या करना है। डिंपल को तो यही लग रहा था कि जिस जगह उसके पिता की सर्जरी हुई थी उसी जगह ध्रुव एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता होगा। लेकिन डॉक्टर के इस तरह से कहने पर कि ध्रुव एक स्पेशलिस्ट सर्जन है जिसका मेडिकल लाइंस में बहुत नाम है, तब तो डिंपल काफी हद तक हैरान हो गई थी और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वह ध्रुव से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव ने उस पर हाथ उठाया था। इसके लिए उसने एंजल की पावर पोजीशन का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त स्टडी रूम में था और इस वक्त उसके कानों में आस्था की कही हुई बातें ही गूंज रही थीं कि अगर उसका बेटा हुआ तो वह उसका बेटा अरमान के जैसा होगा। तो यह बात अरमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरमान को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अरमान को अपने आप से नफरत थी, अपने वजूद से नफरत थी। हालांकि यह वाली बात उसने आज तक किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन अरमान को अपने वजूद से इतनी नफरत थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। तो इसीलिए बस वह हर हाल में बेटी होते हुए देखना चाहता था, जो कि आस्था के जैसी हो। क्योंकि अरमान को अपना पार्ट 2 देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह अपनी आस्था का पार्ट 2 देखना चाहता था, अपनी नन्ही सी आस्था को देखना चाहता था। इसीलिए अरमान बस डेस्परेटली बेटी चाहता था। इसीलिए अरमान ने आस्था के माँ बनने की खबर सुनने के बाद ही उसे बोल दिया कि उसे बेटी चाहिए। उस वक्त तो सबको यही लगा कि जिस तरह से पिता बनने की खबर सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं, स्टार्टिंग में इस तरह से शायद अरमान का भी बिहेवियर इसलिए ऐसा है। लेकिन अब अरमान का इस तरह से आस्था को लगातार उसके पेट पर किस करना और बार बार यह बोलना कि उसे बेटी ही चाहिए, तो अब धीरे धीरे आस्था को भी ये बातें इरिटेट कर रही थी। लेकिन फिलहाल आस्था अपना बैग तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे कल से कॉलेज ज्वाइन करना था और हर हाल में अपने लॉकेट का राज जानना था। इसीलिए आस्था ने अपना लॉकेट अपने हाथ में थाम रखा था। इस वक्त उस लॉकेट में उसे अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कलर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा इंद्रधनुष उसके लॉकेट में दिखाई दे रहा हो। जितने भी इंद्रधनुष के रंगों में कलर होते हैं, इस तरह के सभी कलर उस लॉकेट में मौजूद थे। आस्था ने आज पहली बार अपने लॉकेट को इतने ध्यान से देखा था। उसका लॉकेट जितना वह ध्यान से देखती उतना ही वह उसकी खूबसूरती में खो जाती। और फिर उसे लॉकेट को हाथ में लेने के बाद आस्था अनायास ही बोली, इस लॉकेट के लिए तो कोई अपनी जान भी दे सकता है। फिर अचानक आस्था को होश आया, अरे
ये मैं क्या बोल रही हूँ? ये मैं इस तरह की बातें कैसे बोल सकती हूँ? तभी आस्था का फोन बजने लगा। फोन किसी और का नहीं बल्कि रौनक का था। रौनक ने आस्था से कहना शुरू कर दिया, फाइनली हम कल कॉलेज में मिलेंगे। और तुम्हें पता है कल राधिका दीदी की एक बहुत बड़ी कंपनी में अपॉइंटमेंट है और राधिका दीदी कल जॉब अप्लाई करने के लिए जा रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें कल जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने राधिका दीदी से बोल दिया है कि अगर उन्हें जॉब मिल जाती है तो वह हम दोनों को पार्टी देंगी। ठीक है, रश्मि दीदी को भी हम अस्पताल से पार्टी वाली जगह पर बुला लेंगे। और वैसे भी राधिका दीदी इतनी ज्यादा काबिल हैं तो उन्हें जॉब मिल ही जाएगी। अब रौनक की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और वह एक्साइटेड होते हुए बोली, अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि न जाने अरमान उसे पार्टी करने के लिए जाने देगा या नहीं जाने देगा। इसीलिए उसने अब अरमान से इस बारे में बात करने का फैसला ले लिया था और सीधा वह अरमान से मिलने के लिए उसके स्टडी रूम में जाने लगी थी। और जैसे ही वह स्टडी रूम में गई, उसने देखा कि अरमान एक पेंटिंग को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। जैसे ही आस्था अरमान के पीछे गई, उसने जाकर अरमान को पीछे से गले से लगा लिया और मुंह बनाते हुए बोली, अरमान जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब अरमान तुरंत ही आस्था को साथ पाकर थोड़ा सा हड़बड़ा गया और एकदम से नॉर्मल होने लगा और आस्था के हाथ को प्यार से छूते हुए उसने आस्था को वापस से पलटकर गले से लगा लिया। तो आस्था ने अरमान के गले में अपनी बाहों को डालकर बोला, कल हम कॉलेज के बाद राधिका दीदी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगर जॉब मिल जाती है तो वह हम सबको ट्रीट देना चाहती हैं। रश्मि दीदी, रौनक भी साथ रहेंगी और हम मारिया जी को भी साथ लेकर जाएंगे। जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान ने एक पल आस्था को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा और मन ही मन में वह सोच रहा था कि आस्था की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं। कहाँ तो वह आस्था को अपने आसपास रखना चाहता है और कहाँ आस्था दूर जाने की बात कर रही है। तब अरमान ने एकदम शांत चेहरे के साथ बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन मैं भी वहां आऊंगा। अब आज अरमान की यह बात सुनकर आस्था थोड़ा सा हैरान हो गई थी। साथ सोचने लगी, अगर द ग्रेट अरमान सिंघानिया वहां आएंगे तो क्या उस जगह की शोभा कुछ ज्यादा ही बढ़ नहीं जाएगी? क्योंकि अरमान सिंघानिया का इस तरह से किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में आना उस जगह के लिए बेहद बड़ी बात थी। और वैसे भी आस्था अभी तक अरमान के साथ कहीं बाहर नहीं आई थी और अब क्योंकि अरमान ने उसे कॉलेज भेजने के लिए उस पूरे कॉलेज को खरीद लिया था। क्योंकि अब अरमान ने यह बोला तो आस्था मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आप आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बोलकर आस्था ने अरमान के गालों को चूम लिया, क्योंकि वह अरमान को किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वैसे भी अरमान ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी थी, साथ ही साथ पार्टी करने की परमिशन दी थी, तो उसके लिए यही बड़ी बात थी। तभी अचानक अरमान के सीक्रेट ग्रुप में एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़कर अरमान की आंखें फैल गई थीं, क्योंकि वह मैसेज वही था जो अजीत ने उन चारों को भिजवाया था कि अबीर सिंह राठौड़ खुद ब खुद अपने घुटने टेकने को तैयार है और वह अरमान सिंघानिया को डेविल किंग की कुर्सी भी सौंपने को तैयार है। और जिन आदमियों के बलबूते पर वह पावरफुल बना है और डेविल किंग की कुर्सी पर जा बैठा है, तो वह भी अब अरमान के सामने झुकने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं अरमान को अबीर सिंह राठौड़ का यह फेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ ने अजीत को एक लाइन स्पेशली मेंशन कराई थी कि दोस्ती की तरफ से पहला तोहफा है। तो कहीं ना कहीं यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि अभी तक अरमान की आंखों के सामने से अबीर का आस्था से हाथ मिलाना गया नहीं था। भले ही उसने अपने पिता अमरेंद्र के सामने आस्था से दोस्ती करने की बात कही थी, लेकिन अरमान को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए वह एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आकाश के मैसेज की वजह से उसने हाँ बोल दिया था। और आज रात को उन्होंने अबीर सिंह राठौड़ से मिलने का फैसला कर लिया था और अरमान के दिमाग में जो सवाल चल रहे थे उसका वह सीधे सीधे अबीर सिंह राठौड़ से जवाब भी लेना चाहता था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में थी, क्योंकि जब से उसके बॉयफ्रेंड को यह पता चला था कि प्रियंका वापस आ गई है, वह प्रियंका के साथ डेस्परेटली टाइम स्पेंड करना चाहता था और प्रियंका को सीधा आज वह शॉपिंग करने के बाद सीधा होटल रूम में ले आया था। होटल रूम में पहले उसने प्रियंका के साथ सारी हदें पार की थी, उसे ढेर सारा प्यार किया था और इतने दिन से प्रियंका जो कि सिंघानिया मेंशन में थी, तो सारी फ्रस्ट्रेशन उसने प्रियंका के खूबसूरत से बदन पर उतार दी थी। लेकिन अब प्रियंका इस वक्त बिल्कुल नग्न बदन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेटी हुई थी, क्योंकि उसने अपने शरीर की शक्ति से अपने बॉयफ्रेंड को मना लिया था। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड प्रियंका से गुस्सा था, साथ साथ प्रियंका के ऊपर जो उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए थे उन्हें भी वापस लेना चाहता था। लेकिन अब प्रियंका के जिस्म का स्वाद छक लेने के बाद उसने उसे और गहरी मोहब्बत कर ली थी और कह दिया कि वह प्रियंका से शादी कर ले। लेकिन प्रियंका को अरमान पसंद आने लगा था। अरमान की मस्कुलर चेस्ट, उसकी बॉडी, उसके परफेक्ट जॉलाइन, एकदम परफेक्ट आदमी जो कि हॉट एंड हैंडसम था। अब प्रियंका डेस्परेटली अरमान को चाहती थी, उसे ढेर सारा प्यार करना चाहती थी। अरमान के सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड एकदम पानी कम लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी बहन से बहुत नफरत करती हूँ, जो कि अरमान सिंघानिया की बीवी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मेरे लिए किडनैप कर लो। जैसे ही प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड को यह काम दिया, उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। और वैसे भी जब से अरमान सिंघानिया ने पूरी मीडिया के सामने प्रियंका को अपनी बीवी घोषित किया था, तब से उसका बॉयफ्रेंड अरमान सिंघानिया से चिढ़ा हुआ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी कहने की? इसीलिए वह डेस्परेटली अब अरमान से बदला लेना चाहता था। हालांकि अरमान के आसपास भी जाने की उसकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अपनी प्रियंका के इस तरह से कहने पर उसे मौका मिल चुका था।
क्योंकि नानी माँ ने प्रियंका और उसकी माँ सीमा को ताने मारने के लिए आस्था के माँ बनने की खबर और साथ साथ यह खबर भी दे दी थी कि आस्था एक बार फिर से कोलाज ज्वाइन कर रही है। तो तब से प्रियंका आग बबूला हो उठी थी। इसीलिए उसने सोच लिया कि वह आस्था को इस तरह से खुश नहीं रहने देगी और उसकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर देगी। वहीं दूसरी ओर सभी खाना खाकर अपने कमरों में चले गए थे। अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में होल्ड करके रखा हुआ था और उसे प्यार से सुला दिया था। जल्दी ही अरमान के फोन पर एक नोटिफिकेशन शो हुई। अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाकर उसे चादर से कवर किया और उसके बाद उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया। अरमान ने एकदम ब्लैक कपड़े पहने थे जो एकदम ब्लैक डेविल का रूप थे। ब्लैक कपड़े पहनकर अरमान बेहद हैंडसम दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त उसका ऑरा बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। अब अरमान जल्दी ही वहां से निकल चुका था और अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। अरमान का फार्म हाउस अब भले ही नॉर्मल लोग उसे देखे तो एक नॉर्मल खूबसूरत सा फार्म हाउस दिखाई देगा, लेकिन असल में उस फार्म हाउस को देखकर कितनी खतरनाक वेब करती थी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। जल्दी अरमान वहां जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया था और उसने देखा कि वहां पर ऑलरेडी पहले से ही 10 से 12 लोगों को हाथ बांधकर बिठाया गया था। अरमान जैसे ही वहां गया वो सब लोग अरमान के कदमों की आहट से ही थर थर कांपने लगे थे। तभी अरमान ने अपने आदमियों को इशारा किया और देखते देखते सभी ने उनके मुंह के ऊपर से जो काला कपड़ा ढंका हुआ था उसे हटा दिया गया। अब अपने सामने डेविल किंग को देखने के बाद वह सभी लोगों के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। इस वक्त रात के 2:00 बज रहे थे और रात के 2:00 बजे अरमान उस वक्त अपने फार्म हाउस पर आया था क्योंकि वह इस मीटिंग के बारे में आस्था या किसी को भी भनक तक नहीं लगने देना चाहता था। अरमान बारी बारी से उन सबको देख रहा था। वह सब वही लोग थे जिन्होंने अरमान के खास आदमियों को मारकर डेविल किंग की कुर्सी पर अबीर सिंह राठौड़ को बिठाया था। हालांकि अबीर ने साफ साफ इस बात के बारे में बोला कि उसे अरमान को डेविल किंग की कुर्सी वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन अरमान सिंघानिया को किसी की कोई भीख नहीं चाहिए थी और वैसे भी अरमान से जिंदगी ने इतना कुछ छीना था कि अब उसने जिंदगी से मांगना छोड़ दिया था। वह अपनी जिंदगी से छीना जानता था, जो कुछ उसका हक था उसे लेना जानता था। तभी अरमान ने बारी बारी से सबकी ओर देखा और हल्का हल्का उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, हमें माफ कर दीजिए किंग, हमारी कोई गलती नहीं है। अबीर सिंह राठौड़ ने हमें मजबूर किया था, हमें माफ कर दीजिए किंग। एक साथ सारे लोग बोलने लगे। उस वक्त वहां पर कम से कम 12 से 13 लोग मौजूद थे जो सभी बड़ी ही बुरी कंडीशन में थे, क्योंकि जब अरमान को जैसे यह पता चला कि अबीर सिंह राठौड़ डेविल किंग की कुर्सी वापस देना चाहता है तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि वह अबीर से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। अबीर अब तक अगर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ अरमान के किए गए एक वादे की वजह से, वरना अबीर की जान कब की चली जाती। इसीलिए अबीर का किसी तरह का कोई फेवर ना लेते हुए अरमान ने जल्दी टाइगर, मारिया, साथ ही साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए आकाश और सुमित आदमियों को इकट्ठा करके लेकर आए थे। आहान और ध्रुव दोनों ने ही अपनी बचकानी हरकत शो करते हुए उन लोगों को अगवा किया था। एक तो जब ध्रुव एक आदमी को उठाने के लिए गया जो कि बच्चों की तस्करी का स्पेशलिस्ट था, तो जैसे ही वह वहां गए उन्होंने वहां जाकर देखा कि उस वक्त वो आदमी वॉशरूम में था। उसने कपड़े तक नहीं पहने थे। आहान उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा और गर्दन मटकाते हुए बोला, आपका तो कितना ज्यादा पेट निकला हुआ है अंकल, फिर भी अपने डेविल किंग से पंगा ले लिया। उस वक्त ध्रुव को आहान पर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि वह लोग किसी से कोई मजाक नहीं उड़ा सकते थे। लेकिन आहान का तो कब मुंह बदल जाए किसी को कोई पता ही नहीं रहता। अब आहान ने जल्दी ही एक कपड़ा उसको लूंगी टाइप बनाकर उसके तोंद से लेकर नीचे तक लपेट दिया था और हड़बड़ाकर बोला, अब बनियान पहनने का तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको इतने कम समय में सिर्फ लूंगी ही पहना सकता हूँ। और तभी ध्रुव ने देखते देखते इंजेक्शन उसके गर्दन के पास इंजेक्ट कर दिया था। उसी तरह से उन्होंने सभी को अगवा किया था और वहां ले आए थे। उसके बाद अरमान को इन्फॉर्म कर दिया था और अरमान इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आस्था को प्यार से सुलाकर सीधा फार्म हाउस पहुंच चुका था और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे फार्म हाउस आ गए थे। तभी अरमान ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, गलती आप लोगों की नहीं है, और एक और बात, डेविल किंग तुम लोगों की जान नॉर्मल वे में नहीं लेगा। मैंने सुना है कि अबीर सिंह राठौड़ खुद तुम्हें मेरे सामने झुकाने वाला था, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को अपनी जान तो देनी ही होगी। यह बोलकर अरमान बारी बारी से उन सबको देखने लगा था। मौत का खौफ उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि जिस धंधे में इस वक्त वह मौजूद है उसमें मौत उन्हें कब निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी उन्होंने सीधा सीधा अरमान सिंघानिया द डेविल किंग से पंगा लिया था, तो उसी दिन उन्होंने अपने सर पर कफन बांध लिया था। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ भी कुछ कम नहीं था। इसीलिए दोनों पावरफुल लोगों के बीच में वह लोग पूरी तरह से पिसे हुए थे और आज उन्हें हार कर अपनी जान देनी पड़ रही थी। अरमान ने एक नजर टाइगर, मारिया की ओर देखा और फिर सभी आदमियों को एक साथ फार्म हाउस तहखाने में लेकर जाया गया। वहां ले जाकर अरमान ने उन सबके हाथ पैरों को खुलवा दिया था और बाहर से दरवाजा बंद करवा दिया था, क्योंकि अरमान अब खुद पर्सनली उन्हें सजा देना चाहता था। हालांकि अरमान बहुत कम लोगों की जान लिया करता था, वह सिर्फ अपने आदमियों के द्वारा ही ऑर्डर देकर उन्हें मरवाया करता था या फिर उन्हें चोट पहुंचाया करता था। लेकिन अब अरमान खुद शस्त्र उठा रहा था, तो इसका मतलब साफ था कि अरमान के दिल में अभी भी कुछ ऐसा था जिसके फ्रस्ट्रेशन शायद वह आज उन लोगों पर निकालने वाला था। सुमित और आकाश कभी भी नहीं चाहते थे कि अरमान किसी की भी जान ले, क्योंकि नॉर्मली वह लोग अगर किसी की जान लेते थे गोली मार देते थे या उनके पेट में चाकू घुमा दिया करते थे या किसी और तरीके से इजी मौत दे दिया करते थे। लेकिन अरमान सिंघानिया के हाथों के द्वारा दी गई मौत बिल्कुल भी इजी नहीं होती थी
और वैसे भी जो लोग इस वक्त वहां मौजूद थे वह सभी एक से बढ़कर एक क्रिमिनल थे, और इसीलिए अरमान सबकी हिस्ट्री जियोग्राफी सब निकलवा चुका था और अपने हाथों से उन्हें सजा देना चाहता था। जल्दी ही उसे कमरे में से बड़ी ही भयानक आवाज आने लगी थी। एक बार को ध्रुव आहान से बोला भी था, भाई वह 13-14 लोग हैं और सभी एक से बढ़कर एक खूनी और दरिंदे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अरमान भाई को हमें उनके साथ इस तरह से अकेला छोड़ना चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी आकाश ने मुस्कुराकर ध्रुव की ओर देखा था। तब ध्रुव चौंक गया था, क्योंकि आकाश की मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी और वह ऐसा लग रहा था मानो कि उसे कहना चाह रहा हो कि तुम डेविल किंग के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत होगी? हाँ, और वैसे भी उसे डेविल किंग बनने का कभी भी शौक नहीं था। वह तो हमने ही लोगों की मदद करने के लिए यह रास्ता चुना था कि अगर हम लोग इस फील्ड में होंगे तो हम काफी ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। सब एक तरह के आम लोगों के लिए सेवियर थे, लेकिन खूनी दरिंदों और साथ ही क्रिमिनल्स के लिए वह एकदम यमराज बन जाया करते थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी अचानक आस्था की आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि एक जगह आग लगी हुई हो और आस्था उस आग में फंसी हुई थी, और इधर उधर आस्था अपनी गर्दन अब जोरों से हिलाने लगी थी। उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कहाँ फंसी हुई। ऐसा लग रहा था कि सपने में ही उसका दम पूरी तरह से घुट जाएगा। और तभी अचानक आस्था घबराकर उठकर बैठ गई थी और उसका पूरा बदन एयर कंडीशनर में भी पसीना पसीना हो गया था। आस्था ने अपने आसपास देखा, उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब तो आस्था काफी हद तक हैरान हो गई कि आखिरकार इस वक्त उसका पति अरमान कहाँ जा सकता है। आस्था जल्दी से उठी, क्योंकि एक तो वह घबराई हुई थी और डर गई थी, और ऊपर से अरमान अब कमरे में नहीं था। तब घबराई सी आस्था ने चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था, लेकिन अरमान उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, न बालकनी में न वॉशरूम में। फिर हार कर आस्था ने बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह बाहर गई, उसने ढूंढना शुरू किया। उसने सोचा कि वह जिम वाले कमरे में जाकर एक बार चेक कर लें, लेकिन वहां पर भी अरमान नहीं था। पूरा का पूरा सिंघानिया मैंशन इस वक्त उसे एक भूतिया बंगले जैसी फीलिंग दे रहा था। आस्था डरती हुई हर जगह खोज रही थी, लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी आस्था ने अपनी आंखें बंद की थी और एक गहरी लंबी सांस लेते हुए वापस अपने कमरे में आ गई और कमरे के सारे लाइट्स ऑन कर ली और बालकनी में खड़ी होकर वह सिंघानिया मैंशन के बड़े ही खूबसूरत गार्डन को देखने लगी थी। उस वक्त आस्था की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि रात के 3:30 बज रहे थे, लेकिन उसका पति उसके साथ कमरे में नहीं था। आस्था को यह बात अजीब भी लग रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह अपने पति के बारे में पूछे तो पूछे किससे। इसीलिए आस्था ने थोड़ी सी झिझक के साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, उन सबको फोन करने के बारे में सोचा था। लेकिन अगले पल उसने सोचा कि अगर वह इस वक्त किसी को परेशान करेगी तो ना जाने वह लोग क्या सोचेंगे कि हम अरमान जी पर शक तो नहीं कर रहे हैं। और अरमान जी इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? हमें लगता है कि हमें अरमान जी का इंतजार करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए आस्था अब अपना लॉकेट लेकर बैठ गई थी और उसे देखने लगी और लॉकेट की ओर देखकर बोली, आखिरकार क्या राज है तुम्हारा? कब पता चलेगा? मुझे तुम्हारा राज, मैं तुम्हारे सारे राज जानना चाहती हूँ। तुमसे मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है, आखिरकार कब जानूंगी मैं ये सारे राज? ये सब बोलकर आस्था की आंखों में कुछ आंसू आ गए थे। साथ ही साथ आस्था अपने पेट पर हाथ फेर रही थी, क्योंकि उसके साथ इस वक्त एक और जिंदगी जुड़ी हुई थी और उसकी हालत काफी अजीब हो रही थी, क्योंकि एक तो उसे अपनी पहचान पता नहीं चल पा रहा था कि असल में उसकी असली पहचान क्या थी। उसे यह तो पता चल चुका था कि उसे नानी माँ के जो बेटी और दामाद थे वो उसके असली माता पिता नहीं थे, लेकिन फिर उसके असली माता पिता के साथ क्या हुआ था? कहीं ना कहीं इस वक्त आस्था सारी चीज जानना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और तब आस्था नम आंखों से आसमान की ऊंचाइयों की ओर देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन कोई तो मेरी मदद करो। आखिरकार कब मैं अपने माँ बाप तक पहुंचूंगी? कब मुझे मेरे जन्म की सच्चाई पता चलेगी? क्या हुआ है मेरे माँ बाप के साथ? मैं जानना चाहती हूँ। और कहाँ है वह खूनी? मैं उस खूनी को देखना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर आस्था अरमान की ओर देख रही थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त एक इंसान एक लाश के साथ बिल्कुल उस लाश को नग्न करके उसके ठीक बराबर में उसे चिपक कर सोया हुआ था, और उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। सोते हुए भी वह इंसान बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मौत का अगर दूसरा कोई चेहरा होता तो सिर्फ उसका खतरनाक चेहरा था। इस वक्त एक इंसान एक लाश के साथ बिल्कुल उस लाश को नग्न करके उसके ठीक बराबर में उससे चिपक कर सोया हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। सोते हुए भी वह इंसान बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मौत का अगर दूसरा कोई नाम चेहरा होता तो सिर्फ उसका खतरनाक चेहरा होता। और अब क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और वह इंसान जिसे 4 बजे उठने की आदत थी, वह तुरंत उठा। उसने एक नजर अपने बराबर में सोई हुई लाश को देखा और उस लाश के होठों को चूमकर उसने फटाफट से उस लाश को कपड़े पहना दिए थे, और कपड़े पहनाकर उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा बर्फ के सीलियों में एक बड़े से फ्रीजर में बंद कर दिया था और कुछ केमिकल्स वगैरह लगा दिए थे ताकि लाश की स्मेल किसी को ना आए। पिछले 20 सालों से उसने लाश को इसी तरह से संजो कर रखा हुआ था। उसके बाद वह नहाकर वह सीधा पूजा पाठ करने के लिए बैठ गया था। कितने ही घंटे तक पूजा पाठ करने के बाद वह वहां से उठा और मुस्कुराते हुए उस लाश के पास एक बार फिर गया। उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसके माथे पर जो उसने पूजा की थी उसे कुमकुम लगाई और बोला, हैप्पी एनिवर्सरी जान, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा बोलकर उसने उस लाश के माथे को चूम लिया था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि राजवीर था। राजवीर जिंदल, वही जिसने आस्था की जिंदगी में अंधेरा भरा था। इतना ही नहीं, कुछ और भी राज था जो राजवीर से जुड़ा हुआ था। वेल अरमान सिंघानिया तहखाने के एक कमरे में मौजूद था।
वहां से अब चीख आनी बंद हो गई थी। सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था मानो एक भारी तूफान के बाद की शांति, चारों तरफ शांति छा गई हो। वह चारों पांचों जो बाहर खड़े हुए थे सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अंदर का नजारा देखें, क्योंकि अंदर का नजारा देखना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं थी। वेल टाइगर ने एक नजर सबकी ओर देखा और अगले ही पल दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, एक पल को टाइगर का भी दिल सहम सा गया था, लेकिन अगले ही पल एकदम इमोशनलेस होकर अरमान के पास आ गया था और उसके पास जाकर उसने अरमान को कंधों पर से पकड़ा और उसे सीधा फार्म हाउस के ही बने उसके कमरे में ले आया था। वहीं जैसे ही आहान ने अरमान की ओर देखा तो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से एक चीख निकल गई थी। अरमान बड़ा ही भयानक दिखाई दे रहा था। हैंडसम, डैशिंग अरमान। हालांकि अरमान ने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उन काले कपड़ों में से भी खून इस तरह से निकल रहा था मानो कि अरमान का ही खून बह रहा हो। और जब टाइगर अरमान को लेकर वहां से चला गया, तब उसके बाद सभी ने एक नजर कमरे की ओर देखा था जहां पर अरमान ने उन 12 लोगों की लाश को इतनी बुरी तरह से काटा था, इतनी बुरी तरह से काटा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किसके हाथ हैं, किसके पैर हैं, किसकी आंखें हैं, या फिर किसके शरीर का कौन सा अंग है। सारे अंग अलग अलग कटे हुए पड़े हुए थे। इतना भयानक नजारा देखने के बाद आहान तो ऑलमोस्ट बेहोश ही होने लगा था, क्योंकि उन सब में आहान एक ऐसा था जो थोड़ा सा नरम दिल का था, वरना वो सारे काफी मजबूत दिल के थे। लेकिन फिलहाल यह खौफनाक मंजर देखने के बाद तो उन सबकी भी हालत काफी हद तक खराब हो गई थी। वेल, मारिया ने एक नजर सबकी ओर देखा और फिर वह भी अब टाइगर के पीछे पीछे चली गई थी। तब ध्रुव ने आहान को सहारा दिया था और राहत की सांस लेते हुए बोला, मुझे लगता है कि हम सबको अब मेंशन में लौट जाना चाहिए। तभी आकाश तुरंत बोला, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आकाश की बात सुनकर सुमित, ध्रुव, आहान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तब ध्रुव कंफ्यूजन से बोला, लेकिन आकाश भैया, क्यों, क्या हुआ? हम सब मेंशन क्यों नहीं जाएंगे? अगर अगली सुबह सबने हमें चेक किया और हम सब मेंशन में नहीं मिले तो हम सब लोगों को क्या जवाब देंगे? तभी आकाश ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी दादाजी को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज की रात हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो इसीलिए सब के सब मेरे साथ मेरे मेंशन में रहेंगे। सो डोंट वरी। अब जैसे ही आकाश ने यह बताया, ध्रुव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। और वैसे भी इस वक्त रात के यानी सुबह के ही 4 बजने वाले थे, तो उन लोगों का मेंशन जाने का कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी ओर आस्था, जो कि अरमान का काफी देर से इंतजार कर रही थी, कितनी देर तक अपने लॉकेट को देखने के बाद उसे उठाकर रख दिया था, क्योंकि जब से नानी माँ ने उसे टोका था कि उसे इस तरह से यह लॉकेट नहीं पहनना चाहिए, तो इसीलिए आस्था ने अब डिसाइड कर लिया कि जब तक वह लॉकेट के बारे में सब कुछ नहीं जान लेती, वह इस लॉकेट को अपने गले में नहीं पहनेगी। वहीं अब आस्था को जब इंतजार करते करते 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया और अब तक अरमान नहीं आया, अब आस्था को परेशानी होने लगी थी। साथ ही साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नींद तो उसे आ नहीं रही थी। इसीलिए आस्था अब सीधा अपने कमरे से नीचे हॉल में आ गई थी। हॉल में आकर उसने सोचा कि वह एक बार दादाजी को जगाकर पूछ ले कि अरमान जी के बारे में उन्हें कुछ पता है या नहीं पता है। लेकिन उसने सोचा कि उन्हें इस तरह से दादाजी की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। उसे एक बार को आकाश और रश्मि का ख्याल आया था और उसे यह तो पता था कि ध्रुव और आहान यहाँ नहीं है, क्योंकि ध्रुव अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था। यह बात वह जानती थी, तो इसीलिए उसने सोचा कि शायद ध्रुव, आहान भी ध्रुव के साथ ही होगा। अब आस्था कितनी ही देर तक इधर उधर टहलती रही, लेकिन जब उसके दिल को चैन नहीं मिला तो उसने सोचा कि उसे एक बार नानी माँ के कमरे में जाना चाहिए। हो सकता है नानी माँ भी जाग रही हो। वेल, अब जैसे ही आस्था धीरे धीरे नानी माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसे इस बात का एहसास हुआ मानो कि नानी माँ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उनके कमरे में कोई है। यह एहसास होते ही आस्था की हैरानी बढ़ चुकी थी। उसने सोचा कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया। आस्था इसी सोच के साथ अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर नानी माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। और जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर वह अंदर गई, उसने देखा नानी माँ तो आराम से सोई हुई थी, लेकिन आस्था को एक परछाई दिखाई दी थी। आस्था कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसने जरूर किसी न किसी की परछाई तो देखी थी, फिर अचानक से वह परछाई कहाँ जा सकती है? आस्था को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। एक तो अरमान घर पर नहीं था, ऊपर से इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह से भला कोई सिंघानिया मेंशन के अंदर कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं आस्था यह सब सोच ही रही थी और उसने देखा कि नानी माँ आराम से सोई हुई है, तो आस्था ने नानी माँ को उठाना जरूरी नहीं समझा था। और जैसे वह वहां से वापस मुड़कर जाने लगी, तुरंत नानी माँ ने आस्था को आवाज दे दी, गोरी बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? ऐसा बोलकर नानी माँ तुरंत ही उठकर बैठ गई थी। तभी आस्था ने अपने हाथ में लाया वह डंडा छुपा दिया, वरना नानी माँ देख लेती तो ना जाने कितने सारे सवाल करती। उसके बाद आस्था ने नानी माँ की ओर देखकर बोला, वाह नानी माँ, हमें एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी और बस इसीलिए हम बस आपको देखने के लिए आ गए। तब नानी माँ मुस्कुराई, मुस्कुराकर आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ऐसी हालत में कभी कभी दिल घबरा जाता है और नींद नहीं आती। तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे पैरों की तेल से मालिश कर देती, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती। ऐसा बोलकर नानी माँ ने आस्था के गाल को प्यार से छू लिया था। तभी आस्था ने नानी माँ के हाथ पर हाथ रखा था और हिचकिचाते हुए बोली, नानी माँ, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त आपका आराम करने का समय है, हमें आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे दिल में कुछ बात है जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको बोले तो बोले कैसे। तब नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर बिठाया और बेफिक्री से बोली, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ भी कहने के लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सुन रही हूँ। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुराकर आस्था की ओर देखने लगी। तब आस्था अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी थी।
नानी माँ समझ गई कि जरूर आस्था को कोई ना कोई बात परेशान कर रही है, क्योंकि जब भी आस्था अपनी उंगलियां मरोड़ती थी तो कुछ ना कुछ वह ऐसा कहना चाहती थी जो वह नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन फिलहाल अगर आस्था ने बोला है कि उसे नानी माँ से बात करनी है, तो इसीलिए नानी माँ ने आस्था को संतावना दी और गाल पर हथेली रखते हुए बोली कि वह बेझिझक होकर उससे अपने दिल की बात कह सकती है। तब आस्था को हिम्मत मिल गई थी और उसने एक पल को नानी माँ को गले से लगाया और गले से लगाए हुए इमोशनल होकर बोली, नानी माँ, हम ये जानना चाहते हैं, हम तो आपकी सगी नाती भी नहीं है, इतना ही नहीं हमारी वजह से आपकी बेटी, आपके दामाद की जान चली गई, फिर भी आप हमें इतना प्यार कैसे कर सकती हैं? क्या आपके मन में कभी भी इस बात का मलाल नहीं आया कि हम वही लड़की हैं जिनकी वजह से आपकी बेटी की जान गई? क्या आपके दिल में कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ? फिर भी आज तक आपने हमें पता नहीं लगने दिया और हमें ढेर सारा प्यार किया। हम समझ नहीं पा रहे हैं नानी माँ कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने निस्वार्थ होकर हमें प्रेम किया, यह जानते हुए भी कि हमारी वजह से आपकी बेटी की जान गई। ऐसे बोलते हुए आस्था की आंखें नम हो उठी थीं, क्योंकि आस्था को इस बात का सच तो पता चल गया था कि उसके माँ बाप की जान आस्था की वजह से गई है। इतना ही नहीं, उसके अपने सगे माँ बाप की जान उसकी वजह से गई है। लेकिन उसे अभी तक पूरा सच यह नहीं पता था कि किसने क्यों उसके परिवार की जान ली है। वह तो बस डेस्परेटली उस डॉक्टर को ढूंढना चाहती थी, और कहीं ना कहीं डायरी पढ़ने के बाद उसे इस बात का भी एहसास हो रहा था कि जरूर वह वही डॉक्टर होगा जिसे उसने संगीता और कुणाल की जान लेते हुए देखा था। तब नानी माँ ने आस्था के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा, रुंधे आवाज में बोली, मेरी बच्ची, तू उस वक्त एक मासूम 5 साल की बच्ची थी जिसकी जान के हजारों दुश्मन थे। तुम जानती हो, तुम्हारे आने के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में कितनी सारी खुशियां आ गई थी। मेरी बेटी की जिंदगी में जब तुम नहीं थी, मेरी बेटी एक भी दिन सुकून से नहीं सो पाई थी। मेरी संगीता रातों को उठ उठ कर रोया करती थी। वह है ना प्रियंका की माँ सीमा उसे बहुत ताने मारा करती थी। इतना ही नहीं, उसे वह बांझ कहकर बुलाया करती थी। मेरी संगीता ने माँ ना बनने के कारण 2 से 3 बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुणाल ने उसे हर बार बचाया था। संगीता अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन जब तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आई, मेरी बेटी खुश रहने लगी। तुम्हारे साथ जिंदगी के 5 साल मेरी बेटी ने बहुत खुशी से गुजारे थे। और तुम जानती हो, जब उसने मुझे तुम्हारा सच अपनी मौत के कुछ दिन पहले ही बताया था, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए पहले ही उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो एक बात बताओ तुम, मैं भला तुमसे प्यार कैसे ना करती बेटा? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो खुद हालातों की शिकार हुई थी। एक छोटी सी मासूम 5 साल की बच्ची जिसके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह भी पक्का नहीं है कि तुम्हारे दादाजी या तुम्हारा भाई जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी और दामाद तुम्हें वहां से लेकर भाग गए थे। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ उसके बाद क्या हुआ होगा। तुम जानती हो बच्चे, उस डायरी में जो एक एक बात लिखी हुई थी, मैंने ही संगीता को लिखने को कहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो, तुम्हें सारा सच पता चले। लेकिन धीरे धीरे मैं तुमसे इतना ज्यादा अटैच हो गई कि मैं खुद ही डरने लगी कि कहीं सच जानने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा बोलकर नानी माँ की भी आंखें भर आती हैं, और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। तब नानी माँ ने आस्था को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में सुला लिया था। नानी माँ, जो कि आस्था के काफी देर से जागी हुई थी, नानी माँ का साथ पाकर, उनके प्यार पाकर उसकी आंखें बोझिल होने लगी थीं। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया उन सब लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद कितने ही घंटे तक नहाया था, क्योंकि उस वक्त वह पूरा खून में रंगा हुआ था। नहाने के बाद अरमान ने अच्छे से अपना ड्रेसअप चेंज किया, और क्योंकि अब सुबह के ऑलरेडी 5 बज चुके थे, कोई भी पूरी रात नहीं सोया था, तो इसीलिए अरमान ने बाहर निकलकर उन सब की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला कि हमें लगता है अब मेंशन चलना चाहिए। अगर कोई पूछे तो बोल देना कि हम कुछ काम से गए थे। अब जैसे ही अरमान ने यह बोला, सबने अपना सर हमें हिला दिया था। ध्रुव, आहान भी अब उनके साथ हो लिए थे, और तहखाना, जो कि थोड़ी देर पहले उसकी दीवारें हर चीज खून से सनी हुई थी, वह अब एकदम क्लीन हो चुका था और पहले जैसा खूबसूरत हो चुका था, और जल्दी ही वो सब मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वही